हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ने ऑलरेडी पिछले टाइम पे अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द मोशन एंड टाइम। तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा था कि मोशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी अपने पिछले क्लासेस में देखा था। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ने समझा था कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इन सब का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। एंड मैंने आपको ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। आई थिंक आपने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है टाइम क्या है? आई थिंक टाइम तो सबको पता होगा क्या है। ठीक है, तो आगे टाइम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो टाइम हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी काम है, सपोज आपका क्या एग्जाम है और एग्जाम आपका 1 आवर का है, तो 1 आवर का पेपर है और आप क्या आराम से बैठ रहे हो, पेपर ही नहीं दे रहे हो, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली आपका वो टाइम ओवर हो जाएगा और पेपर आप नहीं दे पाओगे। तो टाइम का वैल्यू हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूल भी आप देखते होंगे, स्कूल की भी एक टाइमिंग होती है। जो हमारे फादर ऑफिस जाते हैं उसकी भी एक टाइमिंग होती है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है, और जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो टाइम हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डेली वर्क की हो या फिर हमारे लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर की हो। तो टाइम हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बट आप ये जानते हैं कि पहले के टाइम पे लोग कैसे टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे हैं तो वॉच, क्लॉक, हर एक चीज़ बन गया है, तो जिसके कारण हम लोग ईजिली टाइम देख सकते हैं। बट पहले के टाइम पे टाइम कैसे देखते थे? जो हमारे अर्ली मैन्स थे, जो पहले के लोग थे, उस टाइम पे तो वॉच वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, तो कैसे टाइम देखा जाता था? तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि टाइम हम सबके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तब भी था और अब भी है। तो टाइम कैसे मेज़र करते थे? पहले के टाइम पे तो वॉच, क्लॉक ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले के टाइम पे कैसे पहले के लोग टाइम देखा करते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम, मतलब एंशिएंट टाइम में कैसे टाइम को मेज़र किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सन डायल। तो सन डायल क्या होता है? सन डायल मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले आई थिंक आप कुछ मूवी भी देखे होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि क्या करते हैं, सन का जिधर डायरेक्शन जब चेंज होता है तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, टाइम चेंज करते हैं। जैसे कि अगर सन हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो वो जाते कि ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वो क्या, सन के डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उसकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, वो समझ जाते हैं कि टाइम और कौन से डायरेक्शन में वो है, चाहे वो नॉर्थ हो या ईस्ट हो या फिर साउथ हो। ठीक है, तो मेजर्स टाइम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन। तो सन की क्या होती है, जो हमारी सन होती है वो क्या डिफरेंट पोजीशन होती है स्काई में। कभी मॉर्निंग में आप देखते होगे कहीं, और फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते होगे जो डायरेक्शन है वो सन की कंटिन्यू स्काई में चेंज होती रहती है। तो वो डायरेक्शन के थ्रू ही वो टाइम को मेजर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक क्या होता है, आपने देखा होगा, मूवीज में बहुत देखा होगा कि ग्लास टाइप, बल्ब टाइप, आपके बुक में भी सम टाइप का दिया होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बुक के टाइम पे भी आप ओपन करेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है आपको ऑलरेडी पेज नंबर 241 पे दिया गया है। तो ये जो डायग्राम है ये क्या है आपका, सैंड क्लॉक कहते हैं। तो ये क्या बल्ब लाइक होता है। तो इसमें क्या होता है कि सैंड हम क्या करेंगे, एक बॉटल में, जैसे ये है ना, ऊपर वाले ग्लास में हम सैंड क्या करते हैं, रख देते हैं, फिर वो देर क्या बहुत ही स्लो, बहुत ही एक स्पीड में वो क्या करता है, वो नीचे वाला ग्लास स्लोली वो क्या होता है, वो भरता है। ठीक है, तो मतलब ऊपर से वो नीचे क्या होता है, स्लोली बहुत वो क्या आता है, कवर्ड होता है। तो इस वजह से जितना टाइम उसको लगता है ऊपर वाले ग्लास से नीचे वाले ग्लास में सैंड को आने में, उसको हम क्या कहते हैं, सैंड क्लॉक। मतलब उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो मेजर टाइम बाय कंपेयरिंग द टाइम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सैंड टेक्स टू पास। जो हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सैंड लेंगे, उस ग्लास में रख देंगे और उसके बाद वो ग्लास से वो क्या करेगा, स्लोली वो नेक्स्ट जो नीचे वाला जो बॉटम वाला हमारा ग्लास है वो यहाँ पे मूव करेगा, और मूव करने के बाद वो जितना टाइम लेगा उससे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक क्या होता है, ये सेम हमारे इसकी तरह होता है। क्या करेंगे, जैसे उसमें हम फिक्स्ड क्वांटिटी सैंड रखते थे, इसमें हम फिक्स्ड क्वांटिटी वाटर लेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है, हम कहते हैं इसको वाटर क्लॉक। इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला वेसल है इसमें हम क्या करेंगे, फिक्स्ड क्वांटिटी वाटर रख देंगे और जितना टाइम वो नीचे वाले इस ग्लास में लगाएगा, जितना टाइम वाटर इस ग्लास को फिल करने में लेगा, उसी से हम क्या कर सकते हैं, वो वाटर क्लॉक होता है और उसी से हम टाइम मेजर करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मेजर टाइम बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो मतलब कि जिस स्पीड में जितना रेट में वाटर फ्लो कर रहा है ऊपर के ग्लास के नीचे ग्लास से, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर क्लॉक। ठीक है, तो पहले के टाइम पे वाटर क्लॉक हो गया, सनडायल हो गया, सैंड क्लॉक क्या हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करके पहले के टाइम पे हम टाइम को पता कर सकते थे, उसको मेजर करते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कुछ टाइम की यूनिट्स जानेंगे कि टाइम की यूनिट्स क्या होती है। तो टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं और सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि डैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर मैं पूछ लूँ कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो आप बोल दोगे 60 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो ये भी आप जानते हो कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आप बता सकते हो 30 या 31 डेज। ठीक है, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, एग्जैक्टली दैट इज 12 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपने ईयर्स की बात करें, डिकेड्स की बात करें, सेंचुरी की बात करें, तो 1 डिकेड्स में कितने ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स। मतलब जब 10 ईयर्स कंप्लीट होता है तो उसको 1 डिकेड कहते हैं, और जब 100 ईयर्स कंप्लीट होता है तो उसको हम सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंचुरी कहेंगे। और जब हमारे 1000 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो उसको हम 100 डिकेड्स कहेंगे। या आप इसको क्या कह सकते हो, हमारा 1 सेंचुरी है तो इसको 100 डिकेड्स है, तो आप इसको 10 सेंचुरी भी कह सकते हो। 100 डिकेड्स जो है वो 10 सेंचुरी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपने देखा कि हमने देखा टाइम यूनिट्स किस मेजर कर सकते हैं, और ये अलग अलग चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से अगर ईयर्स में है तो कितना हमारा टाइम है, अगर मंथ में है तो वो कितने डेज का है, वो सारी यूनिट्स हम लोग ने ऑलरेडी देखा। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी दिया है, तो आपको बुक से भी टॉपिक रीड करते रहना है और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको देखना है, कोई भी डाउट्स कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उससे भी पूछ लेना है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं अपने एंशिएंट टाइम पे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में हम किस तरह से टाइम को मेजर करते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में आपने देखा होगा आज हर जगह आपको क्लॉक देखने को मिलता है, वॉच देखने को मिलता है, और अलग अलग टाइप को आपको वॉच क्लॉक देखने को मिलता है, जिसमें आप इजीली टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्चुअली पीरियोडिक मोशन हम देखेंगे। तो पीरियोडिक मोशन जैसे कि पहले टाइम में हम लोग ने देखा था कि कुछ क्या चीज़ हमेशा फिक्स रहती है, जैसे सन का राइज होना, सनसेट होना उनका, तो ये क्या पीरियोडिक मोशन, जैसे अर्थ का हमारा रोटेशन करना, तो ये हर एक चीज़ क्या है, पीरियोडिक मतलब फिक्स है कि टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारी होनी है। तो पीरियोडिक मोशन को ही हमारा जो है ये आज सिंपल पेंडुलम ये फॉलो करता है, उसी को प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। तो आज जितने भी आजकल स्टॉप वॉच है या फिर हमारे क्लॉक है, वो सारे वॉचेस जो है क्लॉक हैं, वो सब हमारे पीरियोडिक मोशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेंडुलम है। ये पेंडुलम एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये एक स्टैंड, और इस स्टैंड से एक थ्रेड टाइट किया जाता है, उससे एक बॉब क्या किया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉब है ये क्या होता है, एक्चुअली ये स्विंग करता है, ये आइदर साइड क्या करता है, स्विंग करता है। तो ये जब ये अपने मिड पोजीशन में प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम सेंटर पोजीशन कहेंगे, और जब ये जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। वन बाय वन हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये होता है कि जब ये सेंटर पोजीशन से जब आइदर साइड वो मूव कर रहा है तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, कब, जब सेंटर पोजीशन से वो आइदर साइड मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। अब टाइम पीरियड क्या है, सपोज वन ऑसिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ऑसिलेशन क्या है। जब ये सेंटर पोजीशन से हमारा ऑसिलेशन मूव करे और मूव
करने के बाद जब वापस से अपने सेंटर पोजीशन पे लौट के आ जाए, दैट इज द वन ऑसिलेशन। उसको हम क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन। जब पेंडुलम हमारे सेंटर पोजीशन से दोनों साइड आइदर साइड मूव करे और अपने जब सेंटर पोजीशन पे आके वापस से वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो दैट इज द वन ऑसिलेशन। और उस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के भी आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम टेकन और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सपोज क्या है, मैंने बोल दिया कि कोई एक पेंडुलम है और पेंडुलम क्या 24 ऑसिलेशन कर रहा है 8 सेकेंड में। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड को, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना टाइम लग रहा है वो रख दीजिए और कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है उसको आप वैल्यूज पुट करके इजीली आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम क्या है? फिक्स है कि 1 सेकेंड में जितना पॉप मूव कर रहा है या कि जितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा ये टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि कोई भी एक पेंडुलम है, सपोज 5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो आप ऑब्वियसली पहले क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करके उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए और फिर टाइम पीरियड को 1 बाय से क्या किए? 1 बाय टाइम पीरियड कर दिए, जो वैल्यूज टाइम पीरियड के उसको 1 से डिवाइड कर दिए, तो आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हमेशा वन वर्ड में ये क्वेश्चन आता है, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। पेंडुलम क्लॉक, बहुत आपने देखा होगा, बहुत जगह क्लॉक देखा होगा जिसमें पेंडुलम ऑलरेडी क्या होते हैं? अटैच होते हैं। लेकिन पेंडुलम क्लॉक भी आज के टाइम पे क्या उसको रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम पे आप देखते हो कुछ हमारे क्या बहुत से जैसे कि निडिल आप देखते हो, जैसे कि हमारी वॉचेस जो उसमें निडिल का यूज़ कर लिया जाता है, एक बैलेंस व्हील का यूज़ किया जाता है। तो आप देखते हो आज बहुत आज के टाइम पे जो कॉमन आप देखते होंगे, यहाँ पे क्या एक बैलेंस व्हील का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे एक हमारा क्या है स्विंग नीडल का भी यूज़ होता है। तो ये आजकल पेंडुलम क्या हमारा इनसे रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक जो डिस्प्ले होता है, आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक कुछ वॉचेस ऐसे होते हैं जो डिस्प्ले करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो डिजिटल क्लॉक है इसमें क्वार्ट्ज केमिकल सब्सटेंस होता है। ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से अटैच होता है, ठीक है। और जो हमारी सर्किट है वो किससे? बटन से। ऑब्वियसली सर्किट को वर्क करने के लिए बैटरी चाहिए, सेल चाहिए, तो सेल से कनेक्ट होता है और उसको हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं, जिसमें जो टाइम है वो क्या होता है? हमेशा डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हमेशा स्पोर्ट्स पे या फिर एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमेशा यूज़ किया जाता है। कोई भी टाइम पे जैसे फिक्स है कि ये भी जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें 2 सेकेंड के लिए करना है, 2 मिनट्स के लिए करना है, ठीक है। 2 मिनट्स के लिए करना है तो आप स्टॉप वॉच जिसमें बटन होता है उसको आप ऑन कर दिए, वो ऑटोमेटिक ये जो वॉच है वो मूव करने लगती है, चलने लगती है। और जैसे ही आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ आप उसको तुरंत ऑफ कर दिए और उसके द्वारा फिर आप टाइम ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हमने देखा पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, आपको अच्छे से देखना है, समझना है और आगे भी आपको पेंडुलम आता रहेगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बुक से भी इस चीज़ को रीड कर लेना है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट्स हो रहा है तो आप उसको ज़रूर से पूछिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म इट मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम पीरियड के साथ मूव करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म इट मीन्स ऑब्वियसली यूनिफॉर्म का अपोजिट, मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर? तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे। लेकिन हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म पे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम से सपोज क्या है वो क्या ले रहा है 10 सेकेंड ले रहा है 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो फिर वापस से आप देख रहे हो कि 20 में वो क्या कर रहा है 40, मतलब यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, जैसे कि 10 में मैंने बताया कि वो 20 कर रहा है तो वापस से वो 20 सेकेंड में कितना करेगा 30।
फिर 30 के बाद वो कितना करेगा 40। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस और यूनिफॉर्म हमारा टाइम पीरियड है। लेकिन हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्वियसली ग्राफ से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल है। इट मीन सपोज ये 6 मीटर मूव करे तो 10 कर जाएगा, फिर 50, फिर 60, सपोज ये क्या कर गया 80 कर गया। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या है अनइक्वल है, बट जो हमारा टाइम पीरियड है वो इक्वल है। नेक्स्ट हमारा एक और होता है स्टेशनरी मोशन। स्टेशनरी मोशन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये यहाँ से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे है, रेस्ट। इसीलिए ये ग्राफ हमेशा कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पोजीशन पे, डिस्टेंस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ से स्टडी कर लिया ऑलरेडी, आपको बुक से भी ये चीज़ें देखनी है। और आगे की क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये ग्राफ हम किस तरह, मतलब क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजली। क्योंकि आप देख सकते हो ग्राफ्स हम इजली ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, अपने टाइम पीरियड डिस्टेंस को इजली हम देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्यों ग्राफ इंपॉर्टेंट, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्या है, ये जो हमारा ग्राफ है, हमने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि अब इसमें से आप बताइए कि ये कोई भी, सपोज कोई भी एक बॉय है, ठीक है, कोई भी एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, आप मुझे बताइए कि 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना टाइम उसे लग रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, सपोज ये क्या 40 मीटर है कि नहीं, ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 40 मीटर है। अब हम इजली देख लेंगे कि ये इसको 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप इजली यहाँ पे क्या बनाइए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, और फिर यहाँ पे आपको 20 दिख रहा है, तो ये लाइन आप क्या करिए, इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको दिख रहा है कि 40 में वो कितना मूव कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या किया, ये जैसे ही लाइन आया आप यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके ड्रॉ करेंगे, और बिल्कुल इस लाइन के स्ट्रेट में आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा, इट मीन्स आप कह सकते हो कि 12 मिनट में वो 40 किलोमीटर मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट से हम ये चीज़ बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या ये ग्राफ के थ्रू ये इजीली बता पाए कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। और हम बात करें अगर जैसे कि ये जो ग्राफ है, हम अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग वे में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोगों ने बहुत बार आपने बुक में भी देखा होगा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, इस बार ग्राफ में एक्चुअली क्या है, सपोज ये हमारा टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस है। तो टाइम में सपोज हमने यहाँ पे 2 सेकेंड 4 और 5 6 ऐसे ले लिया, और डिस्टेंस में हम लोगों ने सपोज 5 10 15 और 20। तो बार ग्राफ में मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कहा कि 2 सेकेंड में वो 5 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से बॉक्स बना के इसमें हम फिल कर देते हैं। ठीक है, और फिर वापस सपोज 4 का मैंने कहा वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप इस तरह से ग्राफ फिल कर दो बॉक्स बना के। फिर वापस से 5 का 15 कर दो। तो इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। इसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ, जिसमें कि हम क्या अलग अलग तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक तो हम सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा हमारा एक और होता है, डेट इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि इसमें हम सिंपली क्या, आप एक सर्किल बना लो, और मैंने आपसे पूछा कि आप बताएं कि एटमॉस्फेयर में कितने क्या गैसेस प्रेजेंट है, तो आप बता दोगे। सपोज आप बता दिए कि हमारा क्या है, सपोज 0.03 करके कुछ हमारा क्या है, CO2 है। आपने कुछ बता दिया कि हमारा 28% क्या है, और O2 है। आपने बता दिया कि हमारे यहाँ पे कुछ 0.03 कुछ अदर गैसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या कुछ अदर गैसेस हैं, तो आपने बता दिया। और सपोज आपने बताया कि नाइट्रोजन हमारा क्या है 78% है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग सर्किल बना के आपने अलग अलग इसको क्या किया, लाइन ड्रॉ करके इसमें आप रिप्रेजेंट कर दिए कि 78% आपका नाइट्रोजन और नेक्स्ट आपके अदर गैसेस 0.05 और 3 आपकी अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अदर गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मतलब कि आप सिंपली ये पाई चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अलग अलग ग्राफ के मेथड देखे जिसके थ्रू हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें हम समझ सकते हैं। ईजिली होता है हमारे लिए ये समझना, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना ईजिली आप इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है कितने परसेंट में है, तो आप उसको अलग अलग लेबलिंग करके पाई चार्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बार ग्राफ भी हमारा वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि इसको आप बार ग्राफ मतलब ग्राफ के फॉर्म में इस तरह से आप बॉक्स बना के फिल कर दे तो डेट इज कॉल्ड द बार ग्राफ। लेकिन हम बात करें इसकी तो आप देख लो सिंपली हम लाइन के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत तरह के हमारे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मेथड हैं जो ऑलरेडी आपके बुक्स में भी दिया गया है और मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया है। लेकिन आप इस टॉपिक को ज़रूर से बुक से भी देख लीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप ज़रूर उसको व्हाट्सएप के थ्रू पूछिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, मोशन एंड टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब भी अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई भी पॉइंट्स, तो आप उसको ज़रूर से पूछिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। आज का आपका ये चैप्टर आपका टॉपिक वीडियो लास्ट आपके इस चैप्टर का, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अपने नए चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ओके। थैंक यू।